बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप यरूशलेम फैसला नहीं बदलेंगे तो मुस्लिम मुल्क सख्त पॉलिसी बनाएंगे। ओआईसी की जल्द एक और मीटिंग हो सकती है। फलस्तीन और दूसरे मकामात पर एहतजाज जारी। इमाम अक्सा ने कहा अल कुद्स पर सिहयूनी हमला हुआ है। सऊदी ओहदेदारों ने अरबपति फलस्तीनी इन्वेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन से ताल्लुक हो सकता है। सऊदी बमबारी में 70 यमनियों की हलाकत के बाद अल-हूसियों का मिसाइल हमला। जीजान में सऊदी फौज का अड्डा निशाना। जेनीवा बातचीत की नाकामी के लिए अमेरिका ने बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। नॉर्थ कोरिया बातचीत से पहले धमकी भरा रवैया खत्म करे। टिलरसन ने बयान बदल दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत संभाल ली। कहा मोदी हिंदुस्तान को तारीख दौर में वापस ले जा रहे हैं। बीजेपी ने किया जवाबी वार। कहा कांग्रेस करप्ट निजाम की अलामत है। सदर बदलने से अंदाज नहीं बदलेगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मुस्लिम मुल्कों ने फैसला किया कि अगर अमेरिका अल कुद्स से यरूशलेम के बारे में अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी बनाई जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया में ओहदेदारों के हवाले से यह दावा किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओआईसी के फैसलों की मुकम्मल तायद की है। हाल ही में ओआईसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की मजम्मत की गई थी और कहा गया था कि अल कुद्स फलस्तीन का दारुल हुकूमत है। इस मीटिंग में यह भी फैसला किया गया था कि अगर अमेरिका फैसला वापस नहीं लेता है तो मुस्लिम मुल्कों की एक और मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सख्त फैसले किए जाएंगे, लेकिन इस बात को ओआईसी मीटिंग के बाद जारी बयान में शामिल नहीं किया गया। ओआईसी की मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई थी। ओआईसी की मीटिंग तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इस्लामी ताउन तंजीम के मौजूदा सदर की हैसियत से बुलाई थी, जिसमें ईरान के सदर हसन रूहानी, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास, पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे लीडर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन मीटिंग में सऊदी अरब की नुमाइंदगी वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने की थी। तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी फैसले के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का फैसला किया। इस्तांबुल में एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ जिससे खिताब करते हुए सदर तैयब एर्दोगान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटाएगा और नाकामी की सूरत में यूएन जनरल असेंबली जाएगा। दुनिया के कई मुल्कों में ट्रंप के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। जर्मनी के बर्लिन शहर में बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने एक एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जॉर्डन के दारुल अम्मान में हजारों लोगों ने मुजाहरा किया। एहतजाजियों के हाथों में फलस्तीन और जॉर्डन के झंडे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इख्वानुल मुस्लिमून के लीडर हमजा मंसूर ने कहा कि अमरीकी सदर यहूदी दुश्मन से मिल चुके हैं, वो नेतन्याहू का दूसरा चेहरा बन गए हैं। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में भी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने ट्रंप से अल कुद्स के बारे में फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने नारे लगाए कि अल कुद्स सिर्फ फलस्तीनियों का है। कोलकाता में ईसाइयों की तरफ से एहतजाजी जंजीर बनाई गई। मुजाहिरीन अपने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि अल कुद्स हमारा है। हैदराबाद में इमाम पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में जुमे की रात एक एहतजाजी जलसा हुआ। इस जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर दिया और मुतालबा किया कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इंडिया दौरे को कैंसिल कर दिया जाए। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से फिक्र है। हम यहाँ पर बैठे ज़रूर हैं, यकीनन मैं भी थक चुका हूँ, आप भी थके हुए हैं, मगर जब मैं यह सोचता हूँ कि वो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन, वो फ़लस्तीन की मेरी गयूर माएँ, वो फ़लस्तीन के मेरे बुज़ुर्ग जो पिछले 70 साल से
मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास सिर्फ हाथ में एक पत्थर है, और जिनके पास अल्लाह ने बेपनाह उनको जज्बा दिया है, जिन्होंने इस सरजमीन ने पिछले 70 साल में दुनिया की किसी जमीन पर, दुनिया के किसी इलाके में इतनी बड़ी तादाद में मासूम अवाम का अगर वहां किसी जमीन पर कत्ल हुआ है, जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। अगर किसी दुनिया में अगर हिसाब लगाया जाएगा कि कितनी माओं ने अपने बच्चों की शहादत देखी, कितने वालिदैन ने अपने मासूम बच्चों की लाशों को देखा, बमबारी जो यहूदियों ने की, फौज ने की, तो वो एक ही जगह है, वो है बैतुल मुक़द्दस। हम सलाम करते हैं बैतुल मुक़द्दस की उस मुबारक सरजमीन पर बसने वाले हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को, हमारी उन माओं को, हमारे उन बुजुर्गों को, हमारे उन उलमाओं को, उस मुबारक सरजमीन पर बसने वाले मशाइखीन को हम सलाम करते हैं, जो आज हमको उनके जद्दोजहद के जरिए हमारे हौसलों को बुलंद रखे हैं। हजारों फलस्तीनियों ने एक बार फिर अल-कुद्स को इसराइल का दारुल करार देने के फैसले के खिलाफ मुजाहरे किए और उनकी इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। एक दिन पहले यानी जुमे को ऐसे ही झड़पों में कम से कम 4 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि गाजा, अल-कुद्स, मगरबी किनारे के तमाम टाउन्स और दूसरे फलस्तीनी इलाकों में रैलियां निकाली गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने के ऐलान के बाद हमास और दूसरी फलस्तीनी तंजीमों ने इंतफादे का ऐलान किया है। तब से मुसलसल मुजाहरे, एहतजाज और झड़पें हो रही हैं। खबर है कि इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी नौजवान को करीबी फासले से गोली मारी। ये वाक़या रामल्ला में पेश आया। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि यह फलस्तीनी चाकू से हमले से कोशिश कर रहा था। जुमे को इसराइली पाबंदियों के बावजूद 30,000 फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर इसराइली फौज और पुलिस ने अल-कुद्स के कई अहम मकामात को घेरे में ले लिया था और जगह जगह रुकावटें पैदा कर दी थी। मस्जिद अक्सा में जुमे का खुतबा देते हुए शेख इस्माइल नौजा ने अमेरिका के फैसले की मजम्मत की और कहा कि यह अल-कुद्स पर अमरीकी और सहयूनी हमला है। उन्होंने आलम इस्लाम से कहा कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। मस्जिद अक्सा के इमाम ने कहा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल पूरे हो गए, अल-कुद्स पर इसराइली कब्जे के 50 साल पूरे हो गए। अमेरिका अब मुक़द्दस सरजमीन पर इसराइल के कब्जे को कबूल कर रहा है। यह फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के हक छीनने के बराबर है। इमाम अक्सा ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका के इस कदम की मुखालफत करने वाले मुल्क इस फैसले को बदलने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले को उलटने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इमाम खतीब ने कहा कि अल-कुद्स हमेशा से मुसलमानों और अरबों का रहा है। अल-कुद्स खित्ते में जंग और अमन का फैसला करेगा। इजिप्ट की सबसे बड़ी दीनी दरगाह जामिया अज़हर ने अल-कुद्स की हिफाजत के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर बेरहमाना तशद्दुद की मजम्मत की। जामिया अज़हर ने एक बयान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया और अल-कुद्स की हिफाजत के लिए जारी इंतफादे की तायीद की। अब बात करते हैं यमन की। यमन के अल-हुसियों ने सऊदी अरब के जीज़ान इलाके में एक फौजी ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि ये औसत दूरी तक वार करने वाला कहर M2 मिसाइल है जिसने अपने ठिकाने पर ठीक वार किया। अल-हुसियों के एक फौजी कमांडर ने कहा कि यह एक एहतियाती हमला था। उन्होंने कहा कि यमनी मिसाइल सऊदी अरब में काफ़ी अंदर तक वार करने की सलाहियत रखते हैं। जुमे को सऊदी इत्तेहाद के यमन में किए गए हमलों में कम से कम 70 यमनी हलाक हुए। अली अब्दुल्ला साले की हलाकत के बाद सऊदी अरब ने यमन में बमबारी तेज कर दी है। सऊदी इत्तेहाद के जंगी जहाज़ों ने जुमे को ताइज़, सादा, हुदैदा और दूसरे सूबों में बमबारी की। सऊदी इत्तेहाद ने दारुल कुवैत सना में हमला करते हुए अल-हुसियों के हथियारों के डिपो को तबाह कर दिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे मोबाइल फोन करीब रखकर सोने से आप कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
ट्रंप यरूशलेम फैसला नहीं बदलेंगे तो मुस्लिम मुल्क सख्त पॉलिसी बनाएंगे। ओआईसी की जल्द एक और मीटिंग हो सकती है। फलस्तीन और दूसरे मकामात पर एहतजाज जारी। इमाम अक्सा ने कहा अल कुद्स पर सिहयूनी हमला हुआ है। सऊदी ओहदेदारों ने अरबपति फलस्तीनी इन्वेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन से ताल्लुक हो सकता है। सऊदी बमबारी में 70 यमनियों की हलाकत के बाद अल-हूसियों का मिसाइल हमला। जीजान में सऊदी फौज का अड्डा निशाना। जेनीवा बातचीत की नाकामी के लिए अमेरिका ने बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। नॉर्थ कोरिया बातचीत से पहले धमकी भरा रवैया खत्म करे। टिलरसन ने बयान बदल दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत संभाल ली। कहा मोदी हिंदुस्तान को तारीख दौर में वापस ले जा रहे हैं। बीजेपी ने किया जवाबी वार। कहा कांग्रेस करप्ट निजाम की अलामत है। सदर बदलने से अंदाज नहीं बदलेगा। जारियत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को खबर है कि सऊदी अरब में जॉर्डन के एक इन्वेस्टर और अरब बैंक के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी से सऊदी अरब में सरमायाकारी के ताल्लुक से गैर मुल्की सनतकारों के अंदेशों में इजाफा हो सकता है। मिडल ईस्ट आई न्यूज वेबसाइट ने बताया कि जॉर्डन के इन्वेस्टर साबी अल मसरी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रियाद एयरपोर्ट जा रहे थे। सऊदी ओहदेदारों ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया। अल मसरी एक फलस्तीनी है। वो एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने उनके घर वालों के हवाले से तस्दीक की कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। 80 साल अल मसरी अरब बैंक के चेयरमैन और ज़ारा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के बानी हैं। पता चला है कि उनसे करप्शन के खिलाफ जारी मुहिम के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान अरब न्यूज अखबार की वेबसाइट पर कहा गया कि मसरी के खिलाफ अब तक कोई बाकायदा इल्जाम नहीं लगाया गया। मसरी जॉर्डन के साथ साथ सऊदी अरब की शहरियत रखते हैं। सऊदी हुकूमत ने नवंबर के महीने में करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की, जिसके तहत कई शहजादों, वजीरों और साबिक वजीरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सऊदी अरब के शाह सलमान ने कहा कि मुल्क में करप्शन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। शूरा काउंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने यह बात कही। अमेरिका ने सीरिया की हुकूमत से कहा कि वो अपोजिशन के साथ पूरी तरह से बातचीत में हिस्सा ले। दूसरी तरफ सीरिया की बशार हुकूमत ने जेनीवा की ताज़ा बातचीत में नाकामी के लिए अपोजिशन की शर्तों को जिम्मेदार ठहराया। ये बातचीत जुमेरात को स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में किसी नतीजे के बगैर खत्म हुई थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि सीरिया की अपोजिशन की बातचीत में शिरकत तामीरी है, हालांकि सरकारी डेलीगेशन का रवैया टालमटोल और रुकावटें पैदा करने वाला रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा के इस ख्याल की तायीद करते हैं कि सीरिया की हुकूमत पूरी तरह से जेनीवा बातचीत में हिस्सा नहीं ले रही है। जेनीवा में सीरिया बहरान को हल करने के लिए बातचीत का यह 8वां दौर था। एक दिन पहले सीरिया के नुमाइंदे बशार जाफरी ने कहा था कि अपोजिशन की तरफ से बशार अल असद को हटाने की शर्त बातचीत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने कहा है कि रशिया, ईरान और तुर्की बाज़ मसाइल पर अलग अलग राय रखने के बावजूद सीरिया में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की ज़रूरत से इत्तेफाक करते हैं। रशियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए सर्जी लावरोफ ने यह बात कही। उन्होंने कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में सीरिया बहरान को हल करने के लिए रशिया, ईरान और तुर्की की कोशिशों से होने वाली बातचीत की तारीफ की। फ्रांस ने इल्जाम लगाया कि सीरिया अमन समझौते के लिए ठोस कोशिशें नहीं कर रहा है। यह भी इल्जाम लगाया गया कि सीरिया की हुकूमत ने गौता इलाके में जंगी जराइम किए हैं, जहां सरकारी फौजों ने 4 लाख लोगों को घेर रखा है। अमेरिका में फ्रांस के सफीर ने ट्विटर पर कहा कि असद हुकूमत ने कभी भी खाना जंगी शुरू होने के बाद से कोई बातचीत नहीं की। वो सुलह की तरफ नहीं देखती बल्कि दुश्मनों का सफाया करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सियासी हल का कोई बदल नहीं हो सकता। इराक में ईरान के सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में वॉलंटियर फोर्स हर्षद अल-शाबी के रोल की तारीफ की और कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए यह फोर्स एक ज़रूरत है। ईरानी सफीर एराज मस्जिदी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इराक में आज हर्षद अल-शाबी एक ताकतवर कानूनी तंजीम है जिसे इराक की हुकूमत और पार्लियामेंट तस्लीम करते हैं। 2014 में ISIS के उभरने के बाद हर्षद अल-शाबी तंजीम बनाई गई थी जिसमें ज्यादातर शिया फाइटर्स हैं।
लीबिया के साबिक लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी के भाई और लीबियन नेशनल स्ट्रगल फ्रंट के लीडर अहमद कज़ाफ ने इल्जाम लगाया है कि कतर, तुर्की और सूडान लीबिया में जंग को हवा दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान में यह इल्जाम भी लगाया गया कि ये मुल्क इसराइल की खिदमत के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक से हजारों आईएस मिलिटेंट्स ट्यूनिस के रास्ते से लीबिया में दाखिल हुए और यूरोपीय मुल्कों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा कि किसी भी बातचीत से पहले नॉर्थ कोरिया को अपना धमकी भरा रवैया खत्म करना होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए टिलरसन ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन पर गैर कानूनी मिसाइल तजुर्बे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका किसी शर्त के बगैर नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे ही दिन व्हाइट हाउस ने नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत के इम्कान को रद्द कर दिया और अब टिलरसन ने भी अपना बयान बदल दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया नॉर्थ कोरिया पर ठोस दबाव नहीं डाल रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए रशिया की मदद की जरूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदारत संभाल ली है। पार्टी की मरकजी इलेक्शन अथॉरिटी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी इस ओहदे के लिए किसी मुकाबले के बगैर चुन लिए गए थे। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की जगह ली है, जिन्होंने 1998 में सदर बनने के बाद 19 साल तक पार्टी की सदारत की। राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी पर शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया कि पार्टी नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को तारीख दौर में वापस ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अपने ही लिए लड़ रही है, जबकि कांग्रेस मुल्क के हर आदमी के लिए लड़ती है। सदर कांग्रेस ने कहा कि वो चाहते हैं कि पार्टी अवाम के साथ राब्ते में रहे और तमाम मजहबों, नस्लों, उम्र और जिन्स के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि आज सियासत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है, उन्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं। राहुल ने कहा कि बीजेपी नफरत और फिरका परस्ती फैला रही है, वो लोगों को तोड़ रही है, जबकि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। वो आग लगा रहे हैं, हम आग बुझा रहे हैं। देखिए, आपके सामने उदाहरण है। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई लीडरशिप इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि आज बोलने की आजादी को दबाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की शानदार क़यादत पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि 2004 से 2014 तक गरीबी में कमी आई और मुल्क में मौशी तरक्की हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को करप्ट निजाम करार दिया और राहुल गांधी के पार्टी सदर बनने के मामले को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इससे पार्टी का काम करने का अंदाज नहीं बदलेगा। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तकरीर के बाद कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। संबित पात्रा ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा को करप्शन के केस में दी गई 3 साल जेल की सजा का हवाला दिया, जिनकी कांग्रेस ने तायद की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क ने देखा कि यूपीए के 10 साल के दौर में कांग्रेस लीडरशिप की नाक के नीचे 10 से 14 लाख करोड़ रुपए का करप्शन हुआ। प्रियंका गांधी ने रायबरेली से 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़ने की क़यासाराइयों को खत्म कर दिया और कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी एक बार फिर उस हल्के से मैदान में उतरेंगी। मीडिया में ऐसी क़यासाराइयां की जा रही थी कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की मदद के लिए सरगर्म सियासत में उतर आएंगी। एआईसीसी हेडक्वार्टर में राहुल गांधी की कांग्रेस सदर बनने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे मुकाबला करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी माँ वहां से फिर से लड़ेंगी। प्रियंका ने अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बहादुर औरत हैं जिन्होंने पार्टी सदर की हैसियत से अपने 19 साल के दौर में कई मुश्किलों का सामना किया है। राहुल गांधी एक ऐसे वक्त कांग्रेस के सदर बने हैं जब पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक कई रियासतों में कांग्रेस का असर कम हुआ है। मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात को फिर से मजबूत बनाना राहुल गांधी का एक टारगेट है। 2 दिन बाद ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के नतीजे सामने आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स की मानी जाए तो दोनों रियासतों में बीजेपी को कामयाबी हासिल होने वाली है। राहुल गांधी ने सरगर्मी से इन चुनाव, खासतौर पर गुजरात इलेक्शंस के लिए मुहिम चलाई थी, जहां पार्टी 22 साल से अपोजिशन में है। अब देखना यह है कि कांग्रेस लीडरशिप में तब्दीली से क्या पार्टी की किस्मत में भी तब्दीली आती है।
मोबाइल फोन करीब रखकर सोना आपको कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों का शिकार बना सकता है। अमेरिका में होने वाली एक रिसर्च में कहा गया कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेस सभी के लिए नुकसानदेह लेकिन खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। यह रिसर्च कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने की है। यह मशवरा दिया गया कि लोग सोने से पहले अपने मोबाइल फोन खुद से दूर रख दें। मोबाइल फोन करीब रखकर सोने से कैंसर के अलावा ज़हनी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा बांझपन और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स ने यह मशवरा भी दिया कि सोने से 2 घंटे पहले अपना फोन इस्तेमाल ना करें। हम में से ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन अपने करीब रखकर सोते हैं। अगर इस रिसर्च की मानी जाए तो अब हमें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। ट्रंप यरूशलेम फैसला नहीं बदलेंगे तो मुस्लिम मुल्क सख्त पॉलिसी बनाएंगे। ओआईसी की जल्द एक और मीटिंग हो सकती है। फलस्तीन और दूसरे मकामात पर एहतजाज जारी। इमाम अक्सा ने कहा अल कुद्स पर सिहयूनी हमला हुआ है। सऊदी ओहदेदारों ने अरबपति फलस्तीनी इन्वेस्टर को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन से ताल्लुक हो सकता है। सऊदी बमबारी में 70 यमनियों की हलाकत के बाद अल-हूसियों का मिसाइल हमला। जीजान में सऊदी फौज का अड्डा निशाना। जेनीवा बातचीत की नाकामी के लिए अमेरिका ने बशार हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। नॉर्थ कोरिया बातचीत से पहले धमकी भरा रवैया खत्म करे। टिलरसन ने बयान बदल दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत संभाल ली। कहा मोदी हिंदुस्तान को तारीख दौर में वापस ले जा रहे हैं। बीजेपी ने किया जवाबी वार। कहा कांग्रेस करप्ट निजाम की अलामत है। सदर बदलने से अंदाज नहीं बदलेगा। ये थी आज की खबरें। शजूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।